तो एक एक करके सवालों को करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला सवाल है अपने सामने, उसमें हमें दिया गया है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 10 एंड 6 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, जैसे कभी भी अगर दो फोर्सेस अगर तुम्हारे पास किसी पॉइंट पर अगर लग रही है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स है F2, तो इनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब आएगा, व्हेन F1 एंड F2 आर कोलिनियर एंड पैरेलल, ठीक है। F1 इस डायरेक्शन में और F2 भी इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस का लीस्ट रिजल्टेंट कब आएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है, दोनों का लीस्ट रिजल्टेंट कब आएगा, जब दोनों एंटी पैरेलल है, मतलब कोलिनियर एंटी पैरेलल, ठीक है। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम रिजल्टेंट और होगा कितना, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, और मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा F1 प्लस F2, ठीक है। दिस विल बी F मैक्स। अच्छा, और थीटा जब 180 डिग्री होगा तब F1 माइनस F2, ठीक है। दिस विल बी लीस्ट रिजल्टेंट, दिस विल बी लीस्ट रिजल्टेंट, ठीक है बा। फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट अपने को दिया हुआ है 10 है, सवाल में ही लिख के दिया हुआ है, यहाँ देखो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट दिया है ना अपने को, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट इज 10, मिनिमम रिजल्टेंट इज 6, ठीक है। अच्छा, if each force is increased by 3 Newton, then the resultant of the new forces when acting at that point at an angle of 90 degree with each other, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इससे 2F1 आता है मेरे पास 16, इसका मतलब F1 की वैल्यू आ जाएगी 8, और सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूं तो 2F2 कम्स आउट टू बी 4, इसका मतलब F2 की वैल्यू आ जानी चाहिए 2, ऐसा, ठीक है। तो F1 और F2 तो आ गए मेरे पास। अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है, देखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि दोनों फोर्सेस को 3-3 न्यूटन से बढ़ा दिया, तो पहली फोर्स हो गई 11 और दूसरी फोर्स हो गई 5। अब दोनों अगर 90 डिग्री पर अगर एक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट बेसिकली मुझसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा F, ये आप बताइए। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस। अच्छा, तो रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस तुम्हारे पास हो जाएगा, ये वाला एंगल भी निकाल लेते हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वो चीज आएगी अपने पास 121 प्लस 25, यानी हो जाएगा 136, ठीक है। और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और tan थीटा तुम ऐसा बोल सकते हो जाएगा अपने पास 11/5, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 11/5, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये हम लोगों के पास एंगल रहेगा, ठीक है। अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखना होगा फोर्स को तो तुम ऐसा लिख सकते हो 11I कैप प्लस 5J कैप, ठीक है। बस इससे ज्यादा मुझे इस सवाल में और कुछ नहीं बोलना, ठीक है। तो ये अपने पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ये उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी निकाल के बता दी है। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसकी डायरेक्शन हो गई फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब फ्रॉम द फोर्स 5 न्यूटन, ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा मामला है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड whose magnitudes are in the ratio 3:5, अच्छी बात है, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ इतना, if the angle of their inclination is 60 degree find the magnitude of each force। अच्छा, तो दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड्स अपने को 3:5 के रेशियो में दे रखा है, और give a resultant of 28 न्यूटन if the angle of their inclination, इसका मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cosine of 60, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट अपने को पता है कि 28 आता है, 28, इसका मतलब ये चीज अपने को दे रखी है, ये अपने को दे रखा है 28, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है,
हम लोगों को सॉल्व करना है। अच्छी बात है। तो सॉल्व करने के लिए इसको अगर सॉल्व करें, स्क्वायरिंग अगर कर देते हैं, cos 60 इज हाफ, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ये 2 और ये cos 60, ये तो ऐसे ही कैंसिल ऑफ हो गया। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो मेरे पास आता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f1 f2 कम्स आउट टू बी 28 का स्क्वायर इज कितना निकालना पड़ेगा यार, 28 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, तो कर लेते हैं 28 इंटू 8, ये चीज हो जाती है अपने पास 28 एट जा हो जाएगा अपने पास 64 4 6 224, यानी 22 कैरी 56 784 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ठीक है, 784 हो जाता है ये चीज। अच्छा खैर ये चीजें याद थी मेरे को, अब मैं अभी भूल गया हूँ। एनीवेज f1 बाय f2 मेरे पास दिया हुआ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट चीजें बहुत गंदगी की तरफ जाएंगी यार, है? अच्छा इक्वेशंस तो आ नहीं रही है। खैर इस चीज को थोड़ा सा उठाकर साइड में कर दिया जाए, फालतू में क्यों डिस्टरबेंस करना। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं हम, अपने पास पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन अपने पास ये है। इन दोनों की मदद से अपने को f1 और f2 निकालना है। तो काम पे लगते हैं, और क्या कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। f1 स्क्वायर मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट f1 इससे f1 इक्वल्स टू 3/5 f2, ऐसा कहा जा सकता है। तो जैसे ही तुम इस चीज को यहाँ पर पुटअप करोगे, इस इक्वेशन में पुटअप करोगे, क्या बनेगा देखो, 3/5 f2 का होल स्क्वायर प्लस f2 का होल स्क्वायर प्लस f1 f2 इक्वल्स टू 784, ये चीज आ जाएगी अपने सामने। और इसको मैं इवेलुएट अगर करूं, देखो क्या लिख सकता हूँ, 9/25 f2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 3/5 f2 स्क्वायर इक्वल्स टू 784। इसका मतलब f2 स्क्वायर अगर मैं बाहर अगर निकाल लेता हूँ तो 9/25 प्लस 1 प्लस 3/5 784 के बराबर होगा। अच्छा कोई क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व नहीं करनी पड़ रही, चलो 25 नीचे लिखो, 9 प्लस 25 प्लस 5 5 15, ठीक है, बराबर 784 है। 15 और 25 हो जाए 40, 40 यानी अपने पास आएगा 49/25, और इधर हो जाता है अपने पास 784। 784 इज नथिंग बट 28 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर तुम देखो 7 7 जा 7 4 जा अगेन 7 1 जा 7 4 जा, ये चीज आ रही है, यानी f2 स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 25 इंटू 16। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट f2 विल कम आउट टू बी 5 इंटू 4 दैट इज 20। f2 की ये वैल्यू रहेगी 20 न्यूटन्स, और जो f1 की वैल्यू आएगी मेरे पास 3/5 ऑफ f2, ठीक है, f1 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 ऑफ f2, दैट वुड कम आउट टू बी दिस। ये मेरा आंसर हो जाएगा, f1 और f2 की वैल्यूज मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखो लिखा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इज 50 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द अदर कंपोनेंट। यहाँ अपने पास ऐसा सवाल है कि मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड है और उसका एक कंपोनेंट, ठीक है, 50 है, तो दूसरा कंपोनेंट कितना होगा। मान लेते हैं दूसरा कंपोनेंट की वैल्यू है, लेट्स से वेलोसिटी है ना, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू है इतनी, तो मैं हमेशा ही बोल सकता हूँ दैट कभी भी अगर एक वेक्टर अगर तुम्हारे पास है r और उसका एक कंपोनेंट अगर rx है और एक दूसरा कंपोनेंट अगर मान लेते हैं ry, तो तुम हमेशा ये कह सकते हो कि rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर
विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमेशा कहा जा सकता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बातचीत हो रही है, देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बातचीत हो रही है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास 90 बनेगा ही बनेगा, समझे। तो ये वाला रिलेशनशिप तो होल्ड करेगा ही करेगा, वी स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 स्क्वायर। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट वी स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। तो 100 माइनस 50, 100 प्लस 50, ये चीज हो जाएगी वी स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब v हो जाएगा अपने पास 10 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 75, तो 10 टाइम्स 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3, दैट बिकम्स 50 अंडर रूट ऑफ 3। ये हो जाता है अपने पास v, ये आ जाएगा अपने पास v, ठीक है बात। अच्छा, अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मतलब ये बात ध्यान में रखना, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर दिया हुआ है ना, तो दूसरा अगर पूछ रहा है, तो मतलब अपने को पता है बेसिक नॉलेज से वेक्टर्स की कि कंपोनेंट्स के बीच में और जो रिजल्टेंट है उसके बीच में कैसा और क्या नाता रिश्ता क्या है। यहाँ देखो ये जो tan थीटा है ये कितना होगा, ये तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ वेक्टर्स है, एकदम फंडामेंटल है वेक्टर्स का, ठीक है। tan थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, आर वाई अपॉन आर एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ऐसे कुछ है नहीं, मैंने ऐसे ही ले लिया था। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो मतलब ऑफ द प्लेन इज इतना, कैलकुलेट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो बेसिकली एक प्लेन के बारे में तुमको कहा गया है कि वो 60 डिग्री पर कैसा टेक ऑफ कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। द मजल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज 200। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अभी रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह हम लोग अभी पढ़ तो नहीं रहे, बट तुम्हें आइडिया होना चाहिए दैट जैसे अगर मान लेते हैं कोई ये बोल रहा है, अच्छा अभी अभी फिलहाल क्या रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर मैं जरा भी कोई भी वर्ड्स वगैरह बोलूंगा नहीं, बिल्कुल ही अलग ही टॉपिक है, उसमें मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम घूम जाओ। अभी के लिए बस इतना समझ के रखो कि एक प्लेन है जो कि 200 किलोमीटर पर आवर से टेक ऑफ कर रहा है और 60 डिग्री पर टेक ऑफ कर रहा है वो, ठीक है। मतलब ग्राउंड के साथ वो 60 डिग्री बना के 200 किलोमीटर पर आवर से टेक ऑफ कर रहा है। तो आप उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालिए। तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 200 cos ऑफ 60, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 200 sin ऑफ 60, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कम्स आउट टू बी 200 रूट 3/2 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कम्स आउट टू बी ये इतना, ये हो जाएगा अपने पास 100, ये हो जाएगा अपने पास 100 रूट 3, बस यही अपना आंसर है। तो horizontal component of its velocity is 100 and vertical component is 100 root 3 ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की वेलोसिटीज, ठीक है। 100 रूट 3 एंड 100 किलोमीटर पर आवर, यूनिट्स अपने को नहीं भूलनी, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सादा सा अलजेब्रा का तुम्हारे सामने सवाल है, ठीक है। a प्लस 2b डॉट a 2a माइनस 3b ऐसा, जहाँ की अपने को पता है कि वेक्टर a और b के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, ये चीज हम लोगों को पता है। तो यहाँ देखो इसको कैसे करोगे, a डॉट 2a, ठीक है, ये फिर प्लस और माइनस माइनस a डॉट 3b ऐसा प्लस 2b डॉट 2a प्लस और माइनस माइनस 2b डॉट 3b, ये हो जाएगा अपने पास काम, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है कि इसमें जो स्केलर है, स्केलर को तो अपन बाहर ले सकते हैं, a डॉट ए अपने पास कितना हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट ए दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस टिक्की को उसी तरह से बाहर ले लो, 3 को जैसी बाहर ले लोगे ये चीज कितनी हो जाएगी माइनस 3 a डॉट b प्लस 4 टाइम्स b डॉट ए बोलो या a डॉट ए बोलो एक ही बात है, ये तो स्केलर्स है, इसको तो तुम बाहर ले लो, ठीक है। इसको बाहर ले लो, इसको भी बाहर ले लो, 2 इंटू 2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4, 4 टाइम्स b डॉट ए लिखो a डॉट b लिखो, 4 टाइम्स a डॉट b लिखो या b डॉट ए लिखो एक ही बात, माइनस अब ये देखो यहाँ ये भी स्केलर्स हैं, इसको भी बाहर उठा लो, 2 और ये 3, 2 इंटू 3 वो चीज कितनी हो जाएगी 6, b डॉट b हो जाता है अपने पास b स्क्वायर। अच्छा, यानी ये चीज हो जाएगी अपने पास 2a स्क्वायर, ये एक स्केलर है, माइनस 6b स्क्वायर अगेन एक स्केलर, प्लस a डॉट b, ठीक है। a डॉट b इज अगेन अ स्केलर ओनली, 2a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर प्लस ab cos थीटा,
ऐसा, अगर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज मेरे ख्याल में अपने को प्रूव भी करनी है, यही अपने को प्रूव भी करना है, ठीक है। तो कोई ऐसी भारी भरकम बात नहीं है। तुम्हें याद होगा कि छोटे छोटे डॉट प्रोडक्ट का जो अलजेब्रा था, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये सारी चीजें मैंने डिराइव कर करके तुम लोगों को दिखाई है वीडियोस में, अगर तुम्हें याद हो तो उसी तरीके से इस सवाल को भी किया गया है। डॉट में तो यार इससे अच्छे अच्छे तो बहुत सारे खुद से अपन ही बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अब देखो आगे अगला सवाल। इसमें एक कंसेप्ट जो मुझे तुम्हें सिखाना था, जैसे अगर तुम 11th की अगर किताब अगर देखो तो उसमें वर्क और टॉर्क इन दोनों का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, समझे। तो दोनों का ही कंसेप्ट मैं तुम्हें एक्चुअल में सिखा देता हूँ। टॉर्क वाली चीज तो वैसे अभी सवाल में नहीं है, तो उसको अभी अपन लीव करेंगे। अच्छा, उसको भी मैं सिखाई देता हूँ, ठीक है। तो 11th की बुक में था ये, और उसके ऊपर एक एक एक्सरसाइजेस भी दी हुई है। मतलब वो वेक्टर्स क्या हैं, मतलब दो क्वांटिटीज हैं अपने पास, वर्क, ठीक है, और एक टॉर्क। दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। तो वर्क किस तरीके से डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, वो तुम देख लो पहले, उसके बाद हम लोग टॉर्क पर भी आते हैं। ये सवाल बेसिकली वर्क पर है, ठीक है, ये सवाल बेसिकली वर्क पर है। तो वर्क बहुत ही आसान है। जैसे अगर मान लेते हैं, if this is the point of application of force, P is the point of application of force F vector, and due to application of this force capital F vector, let's say this point of application moves via a displacement vector S, ठीक है क्या? तो हम लोग वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स F vector is F dot S, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या? ये चीज क्या है? एज अ रिजल्ट of application of force F vector, point P moves through a displacement है, ये ध्यान में रखना, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट S, समझ गए? दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ऐसा, ठीक है भाई। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। दिख ही रहा है डॉट प्रोडक्ट का जो भी रिजल्टेंट आएगा यार स्केलर ही तो आएगा, मैं उसमें क्या बोलूं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम इसको ऐसा समझो, अगर मान लेते हैं एक फोर्स लग रही है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसी एक फोर्स है मान लेते हैं। ये कहाँ पर लगी, मान लेते हैं जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मान लेते हैं 2,1,2 है, ऐसा कोऑर्डिनेट्स है भाई। ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर फोर्स लगी। अब उसके बाद वो जो पार्टिकल है फोर्स लगने की वजह से मान लेते हैं आ गया दूसरे पॉइंट पर 3,2,5 पर, ऐसा। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना बनेगा, देखो फोर्स वेक्टर तो अपने को पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना बन रहा देखो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ये चीज जब तुम 9th में भी थे तब भी तुमको सिखाया गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाया जाता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट हमेशा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना लिख लोगे, पहले देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा अपने पास एस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे, 3 में से 2 गया, 2 में से 1 गया, 5 में से 2 गया, ये हो गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसा। और फोर्स वेक्टर तो अपने पास है ही, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी F डॉट S, कितना हो जाएगा बोलो, 2 1, ठीक है क्या, माइनस 3 1 प्लस 3 5, ठीक है, ये चीज हो जाती है 2 में 3 गया प्लस 15, तो ये हो जाता है 15 में 1 गया बचा 14। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 14, और इसकी यूनिट्स क्या होगी, जूल्स। न्यूटन मीटर इज व्हाट, जूल्स, है ना। ये इसका जो यूनिट है, अगर मैं मान लेता हूँ न्यूटन है, इसका यूनिट में मान लेता हूँ मीटर है, तो ये चीज क्या कहलाएगी, जूल्स में, ठीक है बात। तो वर्क का कंसेप्ट मेरे ख्याल में तुम्हें क्लियर है। अभी थोड़ा सा वक्त की कमी है, टॉर्क के बारे में एक्चुअल में मैं अभी थोड़ा बातचीत नहीं करना चाह रहा, अभी सवाल भी नहीं है ना वो। टॉर्क अगर कभी तुम्हारे सामने अगर आया, अभी तो वैसे 11th में उन लोगों ने एक एक्सरसाइज बना के लिख दिया है कि भाई ये एक्सरसाइज है, टॉर्क का ये मतलब रहता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन उन लोगों ने बताया,
ठीक है। तो उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का वो लोग एक एप्लीकेशन बताते हैं स्कूली किताब में, स्कूली टेक्स्ट बुक में, बता देता हूँ मैं क्या होता है क्या है करके। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक फोर्स है जो किसी एक पॉइंट पर लग रही है, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट पी पर लग रही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ तुम टॉर्क को कैसे डिफाइन करोगे? टॉर्क हमेशा इज डिफाइंड, टॉर्क का ये सिंबल होता है टाउ बोलते हैं इसको, ग्रीक लेटर है टाउ। तो टॉर्क इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब इसमें देखो दो वेक्टर्स हैं, एक तो आर वेक्टर है, तो मान लेते हैं, इस बात को ध्यान से सुनोगे, अगली बार मैं रिपीट ही करूंगा, इसके ऊपर कोई सवाल वगैरह हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ देखो आर वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। लेट्स से दिस इज टॉर्क, टॉर्क अबाउट, टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट ही कैलकुलेट किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना। टॉर्क अबाउट ओ अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, इसमें जो पोजीशन वेक्टर मैं बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा, दिस विल बी माय आर वेक्टर, ऐसा, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे मान लेते हैं जो फोर्स लगी वो मान लेते हैं लगी तुम्हारे पास, लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के x2, y2, z2, ठीक है बात। देन r वेक्टर विल बी रिटन एज OP, that would be x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, ध्यान रखना इस चीज, ये लिखा क्या हुआ है, x2 minus x1 i कैप, y2 minus y1 j कैप, z2 minus z1 k कैप, ऐसा। और क्रॉस प्रोडक्ट तो तुम्हें लेना आता ही है, कैसे लेते हैं करें, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है बेसिकली टॉर्क की, ठीक है। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। टॉर्क एक लाइन के अबाउट भी लिया जा सकता है, बट वो सारी चीजें जब हम लोग रोटेशन वगैरह पढ़ेंगे तब उस वक्त वो चीजें आएंगी, ठीक है। अभी के लिए बस ये डेफिनेशन ध्यान में रखें। तो उन लोगों ने इसी डेफिनेशन के ऊपर कुछ सवाल एक्चुअल में दिए हुए हैं एक एक्सरसाइज में। 11th की टेक्स्ट बुक की मैं बातचीत कर रहा हूँ, अभी अभी नया नया फ्रेश जो सिलेबस आया है उसमें और चीजें आसान कर दी गई है। मैंने अभी नए सिलेबस वाली बुक्स देखी नहीं है, लास्ट ईयर तक तो ऐसा ही था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखो जो अपने पास है। अ बॉडी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई बंधन किसी के ऊपर लगा देना, समझे। जैसे अगर मैं ये बोलूं, तुमने देखा होगा रेसिंग कोर्स पे जो घोड़े भागते हैं, या फिर अच्छा अच्छा एग्जांपल और क्या रहेगा कंस्ट्रेंट का, जैसे अगर तुम्हारे साथ पास में अगर ये बोलता हूँ दैट, मान लेते हैं तुम्हारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अ, वो जो बॉक्स है, लेट से उस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है, ठीक है। और लेट से उससे उसी बॉक्स से चिपका हुआ एक दूसरा भी बॉक्स है, ये बॉक्स नंबर 1 है, दिस इज बॉक्स नंबर 2, ऐसा पीछे की तरफ से एक फोर्स लग रही है, एंड दिस फोर्स इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रेक अवे दीज टू बॉक्सेस फ्रॉम इट सरफेस, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को तोड़ दे इतनी ये फोर्स कैपिटल एफ लग रही है पीछे से डब्बे नंबर 1 के पीछे, और कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि डब्बा नंबर 1 तोड़ के निकल जा रहा है डब्बे नंबर 2 को, ऐसा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो कंस्ट्रेंट क्या है, अगर मान लेते हैं इस डब्बे की वेलोसिटी स्मॉल वी है तो इस डब्बे की वेलोसिटी भी स्मॉल वी होगी। ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज आई नो दैट जो डब्बा नंबर 1 है वो तोड़ के तो निकल नहीं रहा है डब्बे नंबर 2 को, मतलब अगर मैं मान ले, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ V1 की स्पीड ज्यादा है V2 से, तो इसका मतलब क्या है, वो डब्बा नंबर 1 जो है वो तोड़ के निकल जाएगा ना डब्बे नंबर 2 को। अच्छा, अगर मैं ये बोलता हूँ कि V1 की स्पीड कम है V2 से, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो V2 है वो आगे निकला जा रहा है और V1 जो है वो पीछे छूट जाएगा थोड़े टाइम के बाद, ऐसा भी नहीं हो रहा है। कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, ऐसा मुझे कहा जा रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स एंड डब्बा नंबर 1 इज नॉट ब्रेकिंग थ्रू डब्बा नंबर 2, ये दो बातें मेरे को दी हुई है। कॉन्टैक्ट अगर बना हुआ है, हमेशा कॉन्टैक्ट अगर बना हुआ है, इसका मतलब ये चीज तो हो नहीं सकती कि डब्बा नंबर 2 जो है वो आगे निकल जा रहा है, और डब्बा नंबर 1 उसको तोड़ के अगर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब डब्बा नंबर 1 की जो स्पीड है वो डब्बा नंबर 2 से ज्यादा नहीं है,
ठीक है एक बात। तो एक ही सिचुएशन बनती है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब डब्बा नंबर 1 तोड़ के निकल जाएगा डब्बे नंबर 2 को, और अगर ऐसा हो जाएगा तो डब्बा नंबर 2 जो है वो आगे निकल जाएगा डब्बा नंबर 1 से। दोनों ही सिचुएशन नहीं हो रही, इसका मतलब V1 इज V2 विच इज इक्वल टू V। ये कंस्ट्रेंट है, जो मैंने कंडीशंस डाली उसको फॉलो करना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा मतलब नियम है, उसके अलावा तुम कहीं इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। जैसे भाई सुबह उठ के 8 बजे से पहले ब्रश करना चाहिए, अगर ये कंस्ट्रेंट अगर पेरेंट्स ने अगर लगाया हुआ है लड़के पर या लड़की पर, तो भाई जो भी स्टूडेंट है, जो भी लड़का लड़की जो भी है, उसको 8 बजे के पहले ब्रश करना ही है। मतलब कुछ नियम ऐसे जिसको कोई तोड़ ना सके, उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो जैसे अभी मैंने तुम्हारे सामने कंस्ट्रेंट का एक एग्जांपल दिया, समझे क्या? तो यहाँ पर भी इसको क्या बोला जा रहा है, देखो कि एक बॉडी है which is constrained to move along the z axis. A body is constrained to move along the z axis of a coordinate system is subject to a constant force इतना, ठीक है? मतलब जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस के अलोंग ही मूव कर सकती है, और ना तो वो y एक्सिस के अलोंग जा सकती है, ना तो तुम्हारा x एक्सिस के अलोंग जा सकती है, सिर्फ z एक्सिस के अलोंग ही वो चीज मूव करेगी। अच्छा, तो इतना कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस। तो यहाँ देखो z एक्सिस अपने पास कैसी रहेगी, अगर 4 मीटर की उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का मेरे को मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगी वो कैसी बनेगी, 4 k क्या, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है क्या? भाई ये चीज क्या लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर्स अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, यही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है बात क्लियर है? अगर मान लेते कोई बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x एक्सिस के अलोंग 4 मीटर का ऐसा, तो इसको कैसे लिखते, 4i कैप लिखते कि नहीं लिखते, ऐसा ही लिखते इसको, इस डिस्प्लेसमेंट को। अभी इसकी बातचीत नहीं हो रही है वैसे, तो z एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे अगर मान लेते हैं ये y है, ये x है, ये z है, तो z एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं ऐसा अगर डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर का, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही नहीं लिखोगे, समझ गए? अच्छा, अभी देखो फोर्स कैसी है अपने पास दी हुई, फोर्स हम लोगों को लिखी हुई मिली है -1 2 और 3, ठीक है क्या, -1 2 और 3। अच्छा, ये फोर्स हो गया। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, उस चीज को हम लोगों ने अभी अभी डिफाइन कैसे किया, F डॉट एस दैट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट जब मैं लूंगा तो कितना हो जाएगा, -1 0 प्लस 2 टाइम्स 0, इसका कोई y x और y कंपोनेंट तो है ही नहीं डिस्प्लेसमेंट, प्लस 3 टाइम्स 4, ऐसे ही लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 12 जूल्स, ठीक है बात। तो दिस इज वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, इसका मतलब दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी मस्ट बी इंक्रीजिंग, स्पीड ऑफ बॉडी मस्ट बी इंक्रीजिंग, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहाँ गया अगला सवाल, हाँ यहाँ देखो, अपने को प्रूव करना है दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। दो सवाल हम लोगों के छूट रहे हैं, उसको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है क्या, एक वीडियो और अपने को बनाना पड़ेगा, है ना। दो वेक्टर्स हैं हम लोगों के पास, हमें प्रूव करना है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छी बात है भाई, ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, पहले तो ये प्रूव करना है। ये वाला सवाल देखो, अपने को प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स एक्चुअल में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ए बी और सी। अच्छी बात है, तो देखो कैसे तुम इसको प्रूव कर सकते हो। इस तरह का एक सवाल हम लोग ऑलरेडी और कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद हो तो सबसे पहले तो एक चीज जो मेरी नजर आ रही है वो ये कि b प्लस सी बाय ऑब्जर्वेशन ओनली, b प्लस सी इज ए, ठीक है, b
प्लस सी इज ए, दिख रहा है क्या? बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे पास ए वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब द थ्री वेक्टर्स the vectors a b and c are forming a triangle, ये बात तो पक्की है ना? मतलब तुम बी गए, फिर तुम सी गए, इसका मतलब तुम कहां से कहां गए? तुम ए गए, तो तीनों के तीनों ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहे हैं, ये बात तो पक्की है। तो आधा पार्ट तो मेरा प्रूव हो जाता है, ट्रायंगल को प्रूव करने वाला जो हिस्सा है वो तो मेरे पास हो जाता है। मतलब ट्रायंगल तो हो गया ना, और क्या चाहिए? आधा हिस्सा तो हो गया सवाल का। अच्छा, बाकी का जो आधा हिस्सा है सवाल का कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपने को डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, समझ गए? अच्छा, अब कौन से दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में 0 आ रहा है, उसको अगर तुम देखो तो 3 ए डॉट सी अगर तुम करके देखो तो 6 में से 2 गया, में से 4 गया, बढ़िया। ए डॉट सी देखो तुम्हारे पास 0 आ रहा है, करके देख लेना। ए डॉट सी इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है। ए डॉट सी अगर तुम करके देखो तो देखो कितना आता है, 3 6, ठीक है। -2 +1 -2 हो गया, -2 और 1 और -4 ये हो जाएगा -4, ऐसा तो शून्य आ जाएगा। ए डॉट सी अपने पास 0 है, इसका मतलब ए और सी जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर है। अब देखो जरा मामला बनेगा कैसा। ए मेरे पास रिजल्टेंट है ना, तो देखो अगर इसको मैं स्पेस में अगर ड्रॉ अगर करना चाहूँ तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ रही है, इसको ऐसा कर लो, ये हो गया ए, ये हो गया सी, दिस इज बी, ऐसा मामला स्पेस में कुछ ऐसा बनेगा, और ये 90 डिग्री है आपके पास, समझ गए? क्लियर है? यहाँ पर ये दिख रहा है दैट ए डॉट सी, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है बात। अच्छा, दूसरी बात अपने को ये भी दिख रहा है कि ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों के तीनों वेक्टर्स, ठीक है क्या? क्लियर है? तो स्पेस में ओरिएंटेशन कुछ ऐसी दिखेगी इन तीनों वेक्टर्स की। क्लियर है बातें? अच्छा, तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर मैं रोकता हूँ, आगे के 2 सवाल मेरे अभी भी बाकी रह गए हैं। अच्छा, एक ये वाला बना लेते हैं, दूसरा वाला बना लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो और आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर है अपने पास 3 -5 और 10, ए वेक्टर है अपने पास 3 -5 और 10, और जो दूसरा वेक्टर है अपने पास है 6 5 और 2, ये अपने पास दूसरा वेक्टर है। अपने को एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल रहे टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। तो देखो बोला ये जा रहा है कि पहले तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है क्या? ऐसा इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर अपने को चाहिए, तो बस इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर क्या होगा? पहले तो ये वाला वी वेक्टर ये निकाल लेते हैं हम लोग, आई कैप जे कैप के कैप, कितना आएगा? 3 -5 10 6 5 2, तो इस चीज को तुम लिख सकते हो आई कैप, ठीक है, -10 -50 ये हो गया -100, माइनस जे कैप, ये चीज हो जाएगी अपने पास 6 में से गया 60 मतलब -54, प्लस के कैप ये हो जाएगा 15 + 30 ये हो जाएगा 45, तो ये चीज आती है -100 आई कैप प्लस 54 जे कैप प्लस 45 के कैप, ऐसा ये चीज आ जाती है अपने पास। अच्छा, अब देखो ये इतना बदसूरत वेक्टर आया है, एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूँ। 3 -5 और 10 ये चीज आई है, 6 5 2, 3 -5 और 10 और 6 5 और 2, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट एक बार चेक कर लेते हैं, -10 -50, अच्छा अच्छा अच्छा, -10 -50 ये गलती कैसे हो गई है? -60 होगा ना ये। देखो
कभी अगर कैलकुलेशन एरर अगर मुझसे हो जाए तो उस चीज़ को मेरे को कमेंट में मतलब व्हाट्सएप मैसेज वगैरह कर देना कि कोई सिली मिस्टेक वगैरह हो गई है, ठीक है। तो -10 -50 ये हो गया -60 माइनस जे कैप 6 -60 ये चीज आएगी -54 और फिर आएगा अपने पास 15 प्लस 30 तो 45 हो जाएगा। अच्छा, तो ये 60 रहेगा अपने पास। तो ये मामला अपने पास बन रहा है। अच्छा, तो वैल्यूज तो थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। 3 को पहले मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर जो बचेगा वो आएगा अपने पास -20 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 15 के कैप, ये चीज़ आ रही है अपने पास। अच्छी बात है। तो एक बेसिकली अपने को एक वेक्टर चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल अपने को एक यूनिट वेक्टर चाहिए। इसका मतलब वी कैप चाहिए अपने को। ए क्रॉस बी अगर अपने पास ये है ना, बराबर वी वेक्टर, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वी कैप ही बोलते हैं। तो वी कैप कितना हो जाएगा अपने पास, वी कैप हो जाएगा वी बाय वी, ठीक है क्या, ऐसे। तो वी वेक्टर क्या है अपने पास, देखो इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा, v बराबर दैट वुड बी इक्वल टू 3 को तो बाहर ही रखो, अंडर रूट ऑफ ये चीज हो जाएगी अपने पास -20 का होल स्क्वायर, ठीक है, 18 का होल स्क्वायर, फिर 15 का होल स्क्वायर, ये चीज आनी है अपने पास 625 प्लस 324, 625 प्लस 324 949। तो इतना बदसूरत आंसर है। 949 किसका स्क्वायर है यार, किसी का स्क्वायर नहीं है। तो खैर आंसर एक बार मैं टैली कर लूंगा, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस, ठीक है, वी वेक्टर 3 बाय 3 टाइम्स अंडर रूट 949 और अंदर -20 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 15 के कैप। आंसर इसका एक बार मैं टैली कर लूंगा वैसे, ठीक है। अंडर रूट 949 इतना बदसूरत आंसर तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली तुम लोगों का आंसर रहेगा। दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है बात। तो इसके बाकी के जो बात के जो सवाल हैं, ठीक है, दो सवाल अभी भी मेरे रह गए हैं जो मुझे इलस्ट्रेशन में लेने थे। उसके लिए मैं नेक्स्ट वाला वीडियो एक तुम्हारे पास बना दूंगा, उस नेक्स्ट वाले वीडियो में उस सवाल का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, तो अभी इस वीडियो को रोका जाए।